गुड मॉर्निंग छात्रों। कल कक्षा 9 का भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का कुछ भाग पढ़ाई हुआ था और आशा है कि आप लोग घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को घर पे अच्छा सा एजुकेशन पहुँचे ताकि घर से बाहर ना हो और आप लोगों का जो पढ़ाई में बाधा है वो रुका ना रहे। चले अब आते हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा में हम कुछ बातें किए थे जिनमें से इम्पोर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि प्रथम क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। कब का? 1950 का था। ठीक है। और आप लोग ये भी पढ़ चुके थे कि नालंदा जो है मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान पे थी। वर्तमान में नालंदा अगर बोला जाए कहाँ है, राजगृह के तप्त कुंड से 7 मील दूर, किधर? उत्तर साइड में। ठीक है। यहाँ पे भगवान बुद्ध और महावीर भी रहे और तिब्बत के जो प्रमुख विद्वान थे तारानाथ, कौन थे? लामा तारानाथ। उन्होंने क्या कहा था कि नालंदा किसकी भूमि है? सारीपुत्र की भूमि है। उन्हीं में 4वीं शताब्दी में आए थे चीनी यात्री वेनसोंग भी आए थे, लेकिन यहाँ पे चीनी यात्री जो थे फाहियान आए थे सबसे पहले, किस 4वीं शताब्दी में। ठीक है। फिर कौन आए? 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय, उस सम्राट हर्षवर्धन के राजा के समय कौन आए थे? युआनचांग। ठीक है। उन्होंने उन्नति के बारे में लिखा, नालंदा के बारे में लिखा। अब थोड़ा सा सुनते हैं। नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था, यहाँ अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ऐसा लिखा गया है त्रिपिटक में, जातक की कहानी में युआनचांग ने लिखा है कि ऐसा माना जाता है नालंदा में भगवान बुद्ध का पहले जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में क्या उन्होंने देखा कि उन्होंने लिखा है कि भगवान बुद्ध को ना तृप्ति नहीं होते थे, पेट का मतलब कुछ खाता पीता था ना, उसका मन नहीं भरता था, तृप्ति नहीं होता था। कुछ भी, चाहे खाने पीने का हो, कपड़ा का हो, कुछ भी चीज का, तो क्या कहता है, तृप्ति नहीं होता था। इसलिए इसका नाम क्या रखा था? नालंदा। क्या रखा था? नालंदा। इसी का भी वर्तमान नाम क्या है? नालंदा। ठीक है। नालंदा यानी कि कोई तृप्ति नहीं होता पेट का, मतलब हम जो कुछ खाते पीते हैं या कुछ पहनते हैं, तृप्ति नहीं हो रहा है। यह किस में है? जातक में। किस में है? जातक में है। और ये नालंदा में, जातक में है नालंदा, इसलिए इसका नाम क्या रखा? नालंदा। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। याद रखना, आज जो ये नालंदा है ये ऐसे नहीं बना है, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं बनाया है। यह किससे हुआ है? विशाल दान से हुआ है। हम तुम लोगों का दान से ही तो ये बना है, तो हम तुम लोग उसमें तो थे नहीं, लेकिन हम लोगों तब क्या होगा? हम लोगों का अतीत तो था ना। नालंदा विश्वविद्यालय जन्म जनता के उदार दान से कहा जाता है। इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ। कितना व्यापारी रे? 500 व्यापारी। 500 व्यापारियों के दान से हुआ है। नालंदा का जो उत्पत्ति हुआ कितना दानियों से? 500 व्यापारियों के दान से हुआ, जिन्हें अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दिया। हाँ, 500 व्यापारियों ने पूरा पैसा जमा किया और भूमि खरीद के किसको दे दिया? महात्मा बुद्ध को दे दिया। ठीक है। युआनचांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन मिला है। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख, कौन रे? 8वीं सदी में था यशोवर्मन का शिलालेख। कौन?
लेख। शिलालेख मतलब, शिला मतलब पत्थर, शिला मतलब पत्थर। पत्थर पे जब कुछ लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? शिला। शिला पत्थर, लेख पत्थर पे जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। और 8वीं सदी में यशोवर्मन का शिलालेख में मिला है। यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा भव्य वर्णन मिला है। यहाँ के विहारों की पंक्ति ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। ये 8वीं सदी में जो यशोवर्मन का शिलालेख था उसी में लिखा गया था कि चारों ओर नीला जल था। नालंदा जो है, मान लो सपोज को नालंदा ही है, इसे चारों तरफ क्या था? हाँ, नीले मतलब पानी तो नीला ही दिखाई देता है ना, नीला जल से एकदम पूरा अद्भुत लग रहा था देखने में। ठीक है, जिन्हें सुनहरे और लाल कमल तैरते। इसके अंदर में कौन कौन सुनहरे और लाल कमल तैरते थे? सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। ऐसा सब एकदम लाजवाब सब कमल फूल थे वहां पे। बीच बीच में सघन आम्रकुंज की छाया थी। आम्रकुंज वन सब, आम का वृक्ष सब ना, इन सब की छाया बहुत जबरदस्त चारों तरफ थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय था। संघाराम मतलब क्या होता है? था तो बहुत चीज, उस समय भी ऐसा नहीं था कि नहीं था, सिर्फ नालंदे था, बहुत चीज था, लेकिन नालंदा उन सब में अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं था। अद्वितीय मतलब अद्वितीय। जिसे ताजमहल क्या है? अद्वितीय है। इसका मतलब है कि ताजमहल के समान आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। चीनी यात्री इत सिंह के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे थे। एक आया चीनी यात्री, इत सिंह। चीनी यात्री इत सिंह ने कहा कि यहाँ पे 300 बड़े कमरे थे। 300 बड़े कमरे, 8 मंडप। अब बताओ, 300 बड़ा कमरा, इसका मतलब एक कमरा में 150-200 आदमी आता होगा, विद्यार्थी। और 8 मंडप मतलब कौन सी? बरामदा, बहुत बड़ा बरामदा, जहाँ पे पूजा पाठ करता है, जहाँ पे जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो तुम ऐसे करते हो, प्रार्थना करते हो ना बाहर में खड़ा होकर, उसे मंडप कहते हैं। इस तरह से 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष में सच्चाई प्रकट होती है। हाँ, पुरातत्व जो होता है, जो खुदाई करता है, सही पता करता है, उससे यह पता चला कि सही में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। सही बात है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ने आते नालंदा में, ठीक है, वहां पे आचार्य और विद्यार्थी निश्चित थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों की आय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। वो तो 500 व्यापारी से तो दान में मिला है ना। 100 गांवों का खर्च, 100 गांव मिलकर खर्च देता था। ठीक है, 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित था। 100 गांव हमेशा तैयार होता था, 100 गांव हमेशा तैयार होता था। क्या करने के लिए? नालंदा विद्यालय को क्या देख रेख करने के लिए, उसका पैसा उसमें जाता था। इत सिंह के समय यह संख्या बढ़कर 200 गांव हो गया। और ये जो 100 गांव था ना, अब इत सिंह के समय यह कितना हो गया? अब ये हो गया प्लस 100 और गांव हो गया। पहले 100 ही गांव था देख रेख के लिए, अब कितना हो गया? 100 गांव हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन 3 राज्यों नालंदा में। मेन याद रखना बच्चा लोग, नालंदा में सबसे इंपोर्टेंट भूमिका किसने निभाया है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, WB। ये 3 गो ने ज्यादा भूमिका निभाया और कोई राज नहीं दिया इसमें पैसा। कौन दिया है? यही 3 गो राज्य है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, बिहार बोले तो बिहार, और WB बोले तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ओके, चलो।
इन तीनों राज्य नालंदा निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा खुदाई में प्राप्त हुआ है। धर्मपाल देव और देवपाल, धर्मपाल देव और देवपाल देव, धर्मपाल देव और देवपाल देव ये बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, उन्होंने नए नए तरह का काम किया। ठीक है, तो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक ताम्रपत्र नालंदा खुदाई में मिला है। नालंदा का संबंध विश्व में था, विश्व मतलब कि भारत में नालंदा है, पाकिस्तान, चीन, उधर खैर पाकिस्तान उसमें अपने में ही था, चीन ले लो, ठीक है, चीन के साथ ही म्यांमार सब ले लो, बांग्लादेश ले लो, बाहर विदेश ले लो, जापान ले लो, ठीक, जर्मनी ले लो, ये सब था, इटली सब था, श्रीलंका सब था। ठीक है, इससे ज्ञान होता है कि स्वर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूध भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप बोले तो श्रीलंका को बोला जाता है कौन सी, स्वर्णद्वीप। वहां पे एक था बालपुत्र देव, कौन थे, बालपुत्र देव। शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के राजा को कह दिया अपना दूध भेजकर कि मेरे तरफ से 5 गांव इसको दान में दिया जाए नालंदा को। ठीक है, ताम्रपत्र के अनुसार से नालंदा गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण किया। उन 5 नव गांवों की आय, प्रज्ञा, परमिता आदि का पूजन, चातुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सक, शयन शासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यानी 5 गांव अलग से दिया, किसने ये दिया था, सुमात्रा के जो बालपुत्र देव थे उन्होंने ही मगध सम्राट के माध्यम से 5 गांव दिया था। इस 5 गांव ने ही क्या किया, वहां पे अनेक प्रकार जैसे टूट फूट, मरम्मत, चिकित्सक, हर एक चीज। मान लो एक विद्यालय है तो विद्यालय में कभी ईंट घट जाता है, कभी टेबल टूट जाता है, कभी पेंट करना पड़ता है, ये सब आय निधि 6 से होना चाहिए था। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमृत छाप हमारे सामने रखा है। लेकिन नालंदा महाविहारी आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई है। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता, हाँ याद रखना बच्चे लोग, नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी विषय वस्तु था वो बहुत ही अच्छा से बनाया गया था, जिसको अगर एक बार पढ़ लेता था, ठीक है, वह किसी भी चीज में सफलता हासिल करता था उस समय का। लेकिन अगर अभी की बात करें, कुछ भी पढ़ लेता है बच्चा, या तो बिगड़ जाता है, या सही रास्ते में नहीं मिलता है, या रास्ता पकड़ने के बाद भी हमारे पास समय का हो जाता है, इस तरह से घटना मिलती है। लेकिन पहले अगर जो नालंदा में पढ़ लेता था उसको सफलता निश्चित तौर पे 100% में 100% होता था, क्योंकि उस समय ना विषय वस्तु को तैयार किया गया था। देखते हैं किस तरह से। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। नालंदा में केगो शिक्षा मिलता था, 5 प्रकार का शिक्षा, 5 प्रकार का शिक्षा, 5 प्रकार का, के प्रकार का, 5 प्रकार का शिक्षा विषय में निश्चित था। वो विषय कौन कौन था रे, शब्द विद्या या व्याकरण। हम शब्द सीखते हैं तब ना लिख पाते हैं, कुछ सीखवे नहीं करेंगे कहां से होगा। तो शब्द शिक्षा, शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, तर्क देना। जैसे बच्चा लोग को हम बुलाते हैं बोर्ड पे, कभी बुलाते हैं, कभी कहते हैं ये करो वो करो, फलना चला बर्बाद है ना, वही है। तो विद्यार्थी कसौटी पे यहाँ आए तो ऐसे ऐसे से थर थर नहीं करे, आने को उसके अंदर क्षमता जगे। चिकित्सा विद्या से सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रहे एवं दूसरों को भी निरोग बना रह सके।
चिकित्सक सबको सीखना पड़ता था, चिकित्सा का ज्ञान सबके पास होना चाहिए था। इससे क्या था, अपने आप को तो पहले स्वस्थ रखेगा और अगल बगल का जो भी अगर बीमारी है उसको भी स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। शिल्प विद्या, शिल्प विद्या एक न एक शिल्प को सीखना अनिवार्य था, जिससे द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। कहने मतलब हमको कुछ ना कुछ शिल्प सीखता था, जैसे मूर्ति बनाना, केवाड़ बनाना, ये वो चीज फलना चिलना बनाना, ये सब क्या है, ये सब चीज क्या है, ये शिल्प विद्या कहलाता है। जैसे कि ये बनाना, ये क्या है, ये जो बना ये क्या है, ये भी शिल्प विद्या है। कोई मूर्ति बनाता है वो क्या है, शिल्प विद्या है। कोई टेबल कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, वो क्या है, शिल्प विद्या। ये सब क्या है, शिल्प विद्या। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे। कौन रे, शीलभद्र। कौन थे, शीलभद्र। शीलभद्र क्या थे, योग शास्त्र। योग शास्त्र मतलब रे, योग शास्त्र मतलब, योग शास्त्र उस समय के बड़े विद्वान थे। योग मतलब योगा नहीं सिखाता है, वही योग शास्त्र, ध्यान मग्न करना, ठीक है, अंदर में शक्ति उत्पन्न करना। एक बात याद रखना, हमारे शरीर तुम्हारे शरीर, जितना विद्यार्थी सबके शरीर धरती पर जितना मनुष्य है, जीव जंतु, सबके अंदर ना अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करने का क्षमता होता है। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। धर्मशास्त्र, धर्मपाल कौन थे, इसके पहले कौन थे रे, धर्मपाल। क्या थे, धर्मपाल। धर्मपाल थे कुलपति। कौन थे, कुलपति। धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे, धर्मपाल थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामेंद्र, अस्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों से उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, बोले थे रे युवान चांग है, यहाँ देखो युवान चांग ने लिखे हैं, इत सिंह, हाँ युवान चांग कौन है, ये जो 300 बड़े चीनी यात्री सिंह में एक था युवान चांग। युवान चांग बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे थे भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय में। जब वह जाने लगे तब जाके उसके अपने भारतीय सभी मित्रों ने ऐसा ही उसके साथ घनिष्ठ था। युवान चांग नालंदा से जब विदा लेने लगे तब आचार्य शीलभद्र अन्य भिक्षुकों ने उनसे यहाँ रह जाने का अनुरोध किया। युवान चांग को कहा कि आप यहीं रह जाइए। युवान चांग को क्या कहा, आप यहीं रह जाइए। उत्तर में कहा कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। यह देश किसकी भूमि है, बुद्ध की। भारत किसकी जन्मभूमि है, बुद्ध की। इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यह है कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाओ, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। उस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा साओं का समर्थन करता है। कहने मतलब यहाँ क्या हुआ कि युवान चांग जब जाने लगे तो नालंदा के जो गुरु थे, ठीक है, नालंदा के गुरु ने भी उसे क्या कहा कि रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से। तो उन्होंने क्या कहा, युवान चांग ने, मुझे बहुत खुशी मिलता है कि यह देश किसकी है, यह बुद्ध की जन्मभूमि है और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत घनिष्ठ मित्रता है और भी बातें हैं जो मैं क्या बताऊं, और यहाँ का जो शिक्षा मैं विदेश में फैलाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना ही है। आप लोग ये अच्छा से इस बात को आगे बढ़ाइए। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट अस्त्रोंग छन गप्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनिम सम भोट को नालंदा भेजा।
जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। कौन? 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति, 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति कौन थे रे? 8वीं सदी, 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति शांति रक्षित कौन थे? शांति रक्षित। सबसे पहले कौन थे? धर्मपाल। फिर कौन? 8वीं सदी में कौन आया? शांति रक्षित। कौन आया? शांति रक्षित। तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमरशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्हें तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सने वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। 749 में। तिब्बत में 749 में बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था? ये किया था शांति रक्षित ने। ठीक है। इन विद्वान में आचार्य पद्म संभव 749 में और दीप शंकर श्री ज्ञान अति 980 में के नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली में प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उन समन्वित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारे अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षालय और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। यही है क्या? बौद्ध विहार के बारे में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भारत का पुरातन विद्यापीठ है। सबसे पुरातन मतलब क्या रे? बहुत पुराना, जो कि धरती पे कहीं नहीं था तो यही था। लेकिन याद रखना नालंदा से पहले भी था एक तक्षशिला। कौन? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ था? ये अभी वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। लेकिन अगर भारत का बोले नालंदा विश्वविद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए। ये आपके पास बोर्ड पर है, आप इसको अगर उतार लेंगे आपके पास बहुत सारा चीज ज्ञान। जैसे नालंदा का मतलब क्या होता है? नालंदा, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कौन सी? मन का तृप्ति नहीं होता था। किसको रे? तो ये भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का कोई भी बातें, मतलब क्या था उसको ना तृप्ति नहीं मिलता था उसके पास। ठीक है। ये था नालंदा के बारे में पूरा। और नालंदा का ज्यादा जो मिला है, किससे मिला है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से। 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। 8वीं सदी में यशोवर्मन का शिलालेख में बहुत बातें आया है जिनमें यह बताया गया है कि नालंदा बहुत ही अच्छा जगह था। ठीक है। तो बच्चे लोग, ये आपके पास क्लास 9 का हिंदी का दूसरा चैप्टर है, ये हमने पूरा कर दिया है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है। फिर हम इसका कुछ क्वेश्चन के प्रति चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दोगे। चलो बच्चे, आशा है कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या लिख लिए होंगे। ठीक है। और अभ्यास के तौर पे जो है पाठ के साथ इनमें से टोटल मिला के 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में से आप लोग देख लो, एकदम बहुत इजी है। आराम से घर में आप लोग बैठ के लिख सकते हो।
जो नहीं है तो इसका भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कि सर इसका भी बना दीजिए एक वीडियो, तो मैं इस टोटल का एक वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों को उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य से स्पष्ट करें। तो ध्यान से देखना आप लोग कि ये है क्या, भारत। सपोज करो कि ये क्या है, भारत है। ये और एशिया महाद्वीप, इसको छोड़ो, इसे मत समझो। आप मानचित्र अगर देखोगे, मानचित्र में तो आप लोग गौर से देखिएगा नीचे की ओर, ये देखिए, ये भारत है, आप लोग दिखाई दे रहा है, और देखिए एशिया लिखा हुआ है, देखिए एशिया, ये एशिया महाद्वीप है। और यहाँ आप देख रहे हैं भारत है, और भारत के चारों तरफ, ये भारत एशिया में ही पड़ते हैं। भारत, ये देखिए इधर, ये इधर से इधर जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपके पास क्या है, ये बहुत बड़ा ये हिमालय क्षेत्र है। और ये देखिए यहाँ, ये क्या है, समुद्र है, ये भी क्या है, समुद्र है, ये भी क्या है, समुद्र है। तो कहने का मतलब होता है कहने का आपका मतलब था कि एशिया का जो क्षेत्र है वो बहुत दूर तक फैल गया है, ठीक है। और ये कहाँ, एशिया महाद्वीप, पर्वतों, पर्वत मतलब भारत चीन के उस पार, भारत चीन के उस पार में क्या बीच में पर्वतमाला है। और समुद्र, समुद्र नीचे में देखे, इस साइड देखे, इस साइड देखे, नीचे देखे, ये समुद्र थे, तो वहीं पे फैल गया था। इसका कारण क्या है, तो ये शुरू चैप्टर में, शुरू लाइन में ही बताया। देखो यहाँ, नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों न केवल भारतीय ज्ञान बल्कि अपितु एशिया महाद्वीप के विशेष भूभाग की विद्या संबंधी सूत्र भी इसके साथ जुड़े हैं। ज्ञान के क्षेत्र में देश, इसमें जाति वाति तो कुछ पूछा नहीं, तो ये हम पढ़ा चुके हैं। आप देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है। वही मगध का प्राचीन राजधानी का नाम वैभार क्या था, जो 5 पर्वतों के मध्य में स्थित था। पता है, ये देख लेना। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था, तो बुद्ध के समय नालंदा में आम्रकुंज जैसा क्षेत्र था, ठीक है। भगवान बुद्ध और महावीर के समय कहते हैं कि यह जो बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। क्या था, प्रवारिकों का आम्रवन। महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्रह में हुई। बुद्ध महावीर ने नालंदा में कितने वर्ष का, वही 14 वर्ष का वर्षावास किया था। तारानाथ कौन था, वही तिब्बती धर्मगुरु तारानाथ, लामा तारानाथ था, उसके बारे में लिखना है। एक जीवन विद्यापीठ फाहियान कौन था, नालंदा कब आए, वो लिखना है। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भाता है, ये लिखना है। ये बहुत अच्छा है, छोटा छोटा है, ठीक है। 19 गो है। आप लोग, आशा है कि आप लोग घर में इसको बना कर रखेंगे। जब ऑफलाइन क्लास चालू होंगे आप लोगों से मांगा जाएगा और आप लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचे रहिए। समय समय पे गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहने के लिए आप सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं। और कसरत करने से आपकी जो पावर क्षमता है वो बढ़ेंगे और कोरोना आपसे दूर भागेंगे। सुबह शाम दोपहर अच्छा से अच्छा खाना खाइए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई रोग ना हो, व्याधि ना हो। क्योंकि घर में रहते रहते माथा वगैरह दर्द करने लगता है, इसलिए आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।